Assalamu alaikum everyone. So welcome to bootcamp session 3. We are covering HTML from chapter 5 from now on, which is images. तो अगर आप में से किसी ने हमारा प्रीवियस चैप्टर्स अगर कवर नहीं किए तो वो बजाय ये सेशन अटेंड करने के वो जाकर पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर को सुन लें और वहाँ पर जो हमारे बाकी चैप्टर्स थे उनको देख लें किस तरह से हमने कवर किए। तो सबसे पहले पहले हम बात करते हैं इमेजेस की अपने HTML के अंदर। अब अगर हम अपने वेबसाइट्स के अंदर हमने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इमेजेस यूज़ होती हैं, मुख्तलिफ तरह के साइज़ के अंदर इमेजेस यूज़ होती हैं और काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें कहीं पर लोगों के लिए इमेजेस यूज़ हुई हैं, कहीं पर अगर आपको डिस्क्राइब करने के लिए कोई चीज़ इमेज यूज़ हुई है और किस तरह से इमेजेस यूज़ होती हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहले मैं यहाँ पर अपने इस वक्त एडिटर में मौजूद हूँ। ये VS कोड एडिटर जो है ये आपने डाउनलोड करना है। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था किस तरह से डाउनलोड करेंगे आप और किस तरह से इसके अंदर आप HTML का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो आप लाजमी देख लीजिएगा। इमेजेस के लिए हम सबसे पहले पहले IMG का टैग यहाँ पर डिफाइन करते हैं और IMG का जो टैग है वो सेल्फ इनक्लोजिंग टैग है, यानी कि आप उसके अंदर कोई उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो खुद एक क्लोजिंग टैग ही होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के तौर पर काम करता है। सो IMG का टैग किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, IMG हमने यहाँ पर लिखा और उसके बाद हम फॉरवर्ड स्लैश देने के बाद यहाँ पर उस टैग को क्लोज कर देंगे। दिस इज इट, ये हमने IMG का टैग हमने डिफाइन कर दिया। लेकिन अब तक हमने इसके अंदर इमेज अपनी प्लेस नहीं की, हमने अपनी HTML को नहीं बताया कि आपने कौन सी इमेज जो है वो पिक करके अपने ब्राउजर पर रेंडर करनी है। तो बताने के लिए हमारे पास जो है एट्रीब्यूट यूज़ होगा, SRC का एट्रीब्यूट यूज़ होगा। एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं वो हमने पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। एट्रीब्यूट्स बेसिकली आपकी जो आपका एलिमेंट है उसके बारे में मज़ीद बताने के लिए, उसके बारे में एक्स्ट्रा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताने के लिए, अगर आप कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड करने के लिए आपके एलिमेंट में यूज़ होते हैं। यहाँ पर मैं SRC का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और जैसे मैं यूज़ करता हूँ अब यहाँ पर मुझे अपनी इमेज का जो है पाथ देना होगा कि मेरी इमेज जो है वो किस पाथ पे लाई कर रही है। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, जो आपकी इमेज है उसका आपको एब्सोल्यूट पाथ नहीं देना, रिलेटिव पाथ देना है। यानी कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है कि आपको कंप्लीट नहीं लिखना कि ई फोल्डर एंड ऑल दैट, कौन सी ड्राइव में रखी है, आपको जस्ट बताना है कि वो रिलेटिवली किस फोल्डर में मौजूद है। यानी कि इस वक्त वो मेरे सिबलिंग में मौजूद है, क्या क्या वो मेरे पेरेंट फोल्डर में है, क्या वो मेरे चाइल्ड फोल्डर में है। जस्ट आपने ये बताना है। अब पेरेंट चाइल्ड क्या होता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैं जस्ट अपनी इमेज का बताऊंगा कि हमारी इमेज कहाँ लाइक कर रही है। और जैसे मैंने ये बताया, तो अब अगर हम ब्राउज़र में जाकर देखें तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर हमें एक ह्यूज सी इमेज नज़र आ रही है जो कि जिसके जो फुली रेंडर्ड हुई है, जिसके जो हमारे विड्थ और हाइट है वो जितनी इमेज की थी वो उसको उसी हिसाब से पिक कर रहा है। दिस इज़ हाउ बेसिकली इमेज, अब देखें आपको ब्राउज़र में शो होना स्टार्ट हो चुकी है। बट नाउ अगर हम चलें और हम चाहते हैं कि हमने इस इमेज को रीसाइज करना है, इसकी विड्थ और हाइट को हमने रीसाइज करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें इमेज के टैग के अंदर HTML हमें एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है हाइट और विड्थ के। अब हाइट और विड्थ के जब आप एट्रीब्यूट्स देंगे तो उसके अंदर आप जो है अपने एट्रीब्यूट्स जो हैं वो पिक्सल्स में बताते हैं। बेसिकली वो आपके एट्रीब्यूट्स को पिक्सल्स में रीड करता है। फॉर एग्जांपल किस तरह, अगर मैं यहाँ पर 200 लिखता हूँ तो देखते हैं हमारी इमेज को क्या इसमें इफेक्ट पड़ता है। तो आपकी जो इमेज है वो बेसिकली उसकी जो हाइट है वो इस वक्त 200 पिक्सल्स हो चुकी है। तो आपकी जो यहाँ पर आप एट्रीब्यूट में वैल्यू देंगे वो उसको पिक्सल्स में रीड करेगा। आप चाहें आप इसके आगे PX का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं पिक्सल्स के लिए, या आप अगर रहने दे नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। इस तरह से आप विड्थ का भी एट्रीब्यूट जो है यूज़ करके अपनी इमेज की जो है आप विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 400 पिक्स की मेरी इमेज की विड्थ होनी चाहिए। मैं जैसे ही इसको डिफाइन करता हूँ, अब अगर मैं जाकर रिफ्रेश करूँ तो देखिए हमारी इमेज जो है थोड़ी सी मजीद रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्सटेंड हो गई है। दिस इज़ हाउ आप एट्रीब्यूट जो है अपनी इमेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब तक हमने डिस्कस कर लिए 3 एट्रीब्यूट्स बेसिकली कि इमेज के अंदर SRC का एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ करते हैं, हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट क्यों यूज़ करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इमेजेस के अंदर कि किस तरह से ऑल्ट और टाइटल के एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। हम एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आप चाहते हैं अपनी इमेज यूज़ करना है अपनी किसी वेबसाइट वगैरह के अंदर, किसी लोकेशन पर आप इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपने ऑल्ट का एट्रीब्यूट लाजमी देना है। क्योंकि अगर आप ऑल्ट का एट्रीब्यूट नहीं देंगे तो उससे आपकी जो वेबसाइट की SEO वगैरह है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। और दूसरी बात, आपको वो आपके अगर आप उसको कंसोल करें वहाँ पर ब्राउजर में इंस्पेक्ट किया कर करें तो वहाँ पर वो आपको एरर भी शो कर रहा होगा कि इमेज के अंदर ऑल्ट का एट्रीब्यूट जो है वो लाजमी देना चाहिए।
तो ऑल्ट का जो एट्रीब्यूट होता है वो क्यों यूज होता है, वो अभी हम एक डेमो से इसको देखेंगे। मैं ऑल्ट में बता देता हूँ कि कोड विद मुजम्मिल, तो मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम बता दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। मैं जैसे ही ब्राउज़र में जाऊँ तो मुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मुझे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा कि उसका इफेक्ट क्या, रोल क्या था उस ऑल्ट के एट्रीब्यूट का। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस चैनल के पाथ में लेट से मैं थोड़ी सी खराबी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको अब सेव करता हूँ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए हमारी इमेज रेंडर नहीं हो रही, वो उसको पिक नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ पर हमें कोड विद मुजम्मिल शो हो रहा है। यानी कि अगर आपकी इमेज रेंडर नहीं कर पा रहा ब्राउजर, तो वो जो उसके ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होगा जो कि आपकी इमेज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, उसको वो शो कराना शुरू कर देगा यूजर्स को। सो दिस इज हाउ बेसिकली ऑल्ट एट्रीब्यूट इज यूज्ड। अब हम बात करते हैं कि टाइटल का एट्रीब्यूट क्यों हम यूज़ करते हैं। तो टाइटल का एट्रीब्यूट, अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र अगर इमेज के ऊपर कर्सर लेकर जाए और आप चाहते हैं कि उसको शो हो कि इमेज किस बारे में है, तो उसके लिए आप टाइटल के एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइटल का एट्रीब्यूट जब यूज़ करूँगा उसके अंदर मैं फिर अपना बताऊँगा कि टाइटल बेसिकली इमेज का है क्या। तो मैं अगेन यहाँ पर बता देता हूँ कोड विद मुजम्मिल, और मैं अब इसको सेव करता हूँ। अब मैं जैसे ही अपनी इमेज के अंदर जाऊँगा, और हमारी जो इमेज है वो हमने उसको पाथ उसका सही नहीं रखा, मैं इसका पार्ट ठीक कर लेता हूँ। अब अगर हम जो है हमारी इमेज रेंडर हो रही होगी, तो यहाँ पर अब जैसे ही मैं देखिए इमेज के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोड विद मुजम्मिल जो है वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो चुका होता है। देखिए मेरे कर्सर के साथ जैसे मैं कर्सर बाहर लेके जाता हूँ तो वो डिसअपियर हो जाता है, लेकिन जैसे मैं लेके जाता हूँ दोबारा इमेज के ऊपर तो दोबारा मुझे वो एक पॉपअप शो कर रहा है कोड विद मुजम्मिल का। सो टाइटल का एट्रीब्यूट हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो ये है मेन एट्रीब्यूट जो कि हम इमेजेस के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम अब देखते हैं कि अपने टेक्स्ट के अंदर हम अपनी इमेजेस को कैसे प्लेस कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक पी का टैग यूज़ करता हूँ और मैं एक टेक्स्ट रैंडम जनरेट कर लेता हूँ। और टेक्स्ट जनरेट करने के लिए हम लोगों ने एक्सटेंशन यूज़ की थी लॉरम एप्सिप की। मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करता हूँ और मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। और इस चीज़ को मैं प्रिटिफाई करने के लिए मैं दोबारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट पी करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट था वो इस वक्त फॉर्मेट हो चुका है और हमें यहाँ पर पी का टैग जो है वो नज़र आ रहा है क्लियरली। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इमेजेस को अपने टैग्स वगैरह में, अपनी वेबसाइट, अपनी कंटेंट वगैरह में प्लेस करते हैं। तो मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और इसको अपने पी टैग के स्टार्ट में प्लेस कर देता हूँ। अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा, हमारे पास इस वक्त क्या हो रहा है, हमारे पास ये हो रहा है कि उसने इमेज जो है उसको रीड किया और जहां से हमारी इमेज जो है वो खत्म हो रही है वहां से उसने पैराग्राफ अपना स्टार्ट कर दिया। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल रही है, जो इमेज है वो बेसिकली इन लाइन एलिमेंट है, यानी कि आप उसको विद इन कंटेंट अगर यूज़ करेंगे तो वो जस्ट अपनी स्पेस स्क्वायर करेगा और आपकी लाइन को जो है ब्रेक नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारे पास कि हम पी टैग के स्टार्ट में अगर हम अपना इमेज पुट करेंगे तो वो इस तरह से डिस्प्ले होगा उसका पूरा कॉन्टेंट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने अपनी इमेज को विद इन अ पैराग्राफ प्लेस करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और उसके अंदर हम यहाँ पर इसको फॉर एग्जाम्पल प्लेस करते हैं। अब क्या होगा, अब हम इसको सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पैराग्राफ के बीच में जो है इमेज प्लेस हो चुकी है। तो इस तरह से आप अगर अपनी प्लेसमेंट करना चाहते हैं इमेज की अपने कंटेंट के अंदर, तो आप उस इमेज के टैग को यूज़ करके आप अपने कंटेंट में प्लेस करेंगे और वो उसको एज एन इनलाइन एलिमेंट ट्रीट करेगा। अब हम बात करते हैं इमेज की अलाइनमेंट की, कि इमेज को हम अलाइन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो है इमेज थी ये, तो ये इस तरह शो हो रही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो है अलाइन लेफ्ट हो हमारे पैराग्राफ की, यानी कि लेफ्ट पे इमेज हो और राइट पे हमारा पैराग्राफ हमें शो हो रहा हो, तो मैं उसके लिए अलाइन का एट्रीब्यूट अपनी इमेज में यूज़ करूँगा। और जैसे ही मैं अलाइन का एट्रीब्यूट यहाँ पर मेंशन करूँगा तो यहाँ पर हम अपनी इमेज को बताएंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट हो जाएगी और हमारा जो कंटेंट होगा पैराग्राफ का वो राइट साइड पर हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट था राइट, जितना भी था वो सब हमारा राइट साइड पर इमेज के शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो अलाइन का एट्रीब्यूट जो है आपकी इमेज की अलाइनमेंट को ठीक करता है। अगर मैं इसको कहता हूँ राइट तो वो राइट पर अलाइन हो जाएगा, और अगर मैं कहता हूँ मिडल और बॉटम, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि, तो अगर मैं इस इमेज को अब यहाँ पर प्लेस कर दूँ, अब देखिए हमारे जो पैराग्राफ था उसके अंदर डिफरेंस क्या आएगा। तो देखिए हमारा जो पैराग्राफ था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसका यानी कि जो फर्स्ट लाइन थी वो हमारे पास इमेज के सेंटर से स्टार्ट हुई है, जहाँ पर इमेज का जो सेंटर बन रहा है वहां से उसके आगे से स्टार्ट हुई है, और बाकी की जो लाइंस थी वो नीचे से स्टार्ट हुई हैं। अब अगर मैं इसी को ही टॉप कर दूंगा तो ये इमेज जो फर्स्ट लाइन है वो इमेज के टॉप से स्टार्ट होगी और बाकी की जो लाइंस हैं वो इमेज के एंड होने पर स्टार्ट होंगी। तो इस तरह से हमारे पास जो है इमेज की अलाइनमेंट्स वर्क करती हैं, लेफ्ट राइट टॉप मिडल एंड बॉटम। और अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने HTML के अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहले टेबल के टैग हम
बताते हैं ताकि हम अपने HTML को ये बता सकें कि हमने टेबल इसके अंदर क्रिएट करना है। हम अपने HTML को बेसिकली एक मैसेज सेंड कर रहे होते हैं कि अगर हमने लिस्ट बनानी है तो हमने OL का टैग यूज़ करना है, UL का टैग यूज़ करना है। तो ये बेसिकली आपको एक उसी स्ट्रक्चर के अंदर एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है टेबल्स का वही चीज़ बनाने के लिए। तो टेबल्स का अब हमने जब जैसे टैग डिफाइन किए तो हमारे पास ये एक बेसिकली एक इन्वायरमेंट हमें एक बिहाइंड द सीन प्रोवाइड हो गया जिसके अंदर भी हम लोग टेबल्स अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। सो टेबल्स के अंदर क्या होता है, हम जब भी डेटा पुट करते हैं तो वो रो फॉर्म में हमारे पास डेटा ऐड होता है। अब रो फॉर्म में जब भी डेटा ऐड होता है तो आप अगर देखें रो फॉर्म में बात करें तो 1 2 3 4 5 रोज और इस तरह से क्रिएट होती हैं। अब रोज किस तरह से क्रिएट होती हैं? सो हर रो को क्रिएट करने के लिए आपने TR का टैग अपने टेबल के टैग्स के अंदर यूज करना है। अब आप जितनी दफ़ा TR का टैग यूज करेंगे उतनी दफ़ा आपका HTML आपको उस टेबल के अंदर उतनी रोज क्रिएट करके दे देगा। सो यहाँ पर जब मैंने TR का टैग यूज किया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके यहाँ पर एक और भी TR का टैग क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने 2 रोज इस वक्त क्रिएट की हैं। अब जो पहली रो है उसके अंदर मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी हेडिंग्स बतानी है कि जो TR के टैग्स के अंदर मैं अपने कॉलम्स में हेडिंग्स देना चाह रहा हूँ वो बेसिकली किस तरह से होंगे। अब देखें पहली रो के अंदर जब जितनी भी आप वैल्यूज पुट करेंगे ऑब्वियसली वो जो होंगे वो कॉलम्स होंगे। आप इसके अंदर अब जब पहली वैल्यू पुट करेंगे टैग्स के अंदर तो वो कौन से टैग्स होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जब आप पहली वैल्यू पुट करेंगे तो वो पहले कॉलम में जाकर प्लेस हो जाएगी उसी रो में। जब आप दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो वो दूसरे कॉलम में जाकर प्लेस हो जाएगी। सो इस तरह से वर्क करता है। अब वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने टेबल में हेडिंग्स देनी है, आप अपने टेबल में किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की हेडिंग देना चाह रहे हैं तो उस कॉलम की हेडिंग देने के लिए आप यहाँ पर TH का टैग यूज करेंगे। और TH का टैग से हम अपने HTML को बता रहे हैं कि यहाँ पर आपने टेबल की हेडिंग देनी है। तो यहाँ पर मैं 3 हेडिंग्स दे देता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। तो यहाँ पर मैंने 3 प्रोविंसेस का नाम दे दिया। और यहाँ पे जो मैंने पहली हेडिंग मैंने छोड़ी है ब्लैंक, उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको आने वाली जब हम अभी डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने अब उसको TH के नाम से 3 4 हेडिंग्स दे दी जिसमें से एक ब्लैंक है। एक सेल जो है वो टेबल का ब्लैंक हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं एंटर होगा, लेकिन वो स्पेस जो है वो एक्वायर करेगा। स्पेस ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्पेस भी एक्वायर ना करे। TH यहाँ पर मैंने ब्लैंक दिया इसलिए ताकि वो स्पेस एक्वायर कर ले। और यहाँ पर मैंने 3 हेडिंग्स प्रोवाइड कर दी, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान। अब जो दूसरी रो है, अब पहली रो के अंदर मेरा ये सारा डेटा जो है स्टोर हो गया और मैंने TR का जो टैग था वो क्लोज कर दिया। अब मैंने यहाँ से दूसरी रो क्रिएट की। अब दूसरी रो के अंदर मैं जो है चाहता हूँ कि जो मेरा पहला एलिमेंट होगा वो बेसिकली एक हेडिंग हो जो कि मेरी रो को डिफाइन करे। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, जिस तरह आप देखते हैं रोज की स्टार्टिंग में सीरियल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल दैट। तो मैं यहाँ पर एक और TH का टैग क्रिएट करूंगा और उसके अंदर मैं कह देता हूँ 1। तो मैंने यहाँ पर 1 दे दिया। अब मैं यहाँ पर TD का टैग यूज करूंगा अपने डेटा को ऐड करने के लिए। अब TD का जब टैग यूज करेंगे तो उससे हम अपनी HTML को बता रहे हैं कि ये अब हमारा जो है डेटा है, इसको आपने एज अ हेडिंग जो है रीड नहीं करना। तो डेटा में मैं लेट से यहाँ पर कहता हूँ कि लाहौर, और मैं दूसरे कॉलम में जाकर कहता हूँ कि TD के उसमें, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कराची। और मैं तीसरे कॉलम में अपने जब वहाँ पर जाऊँगा और बेसिकली चौथे कॉलम में, क्योंकि जो पहला जो कॉलम था उसमें बेसिकली 1 आया था, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ क्वेटा। अब अगर मैं जाकर इसको सेव करूँ अपने ब्राउजर में जाकर देखूँ तो हमारे पास देखें किस तरह से ये शो होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो पहली जहाँ पर हमने ब्लैंक छोड़ी थी स्पेस, वहाँ पर हमें ब्लैंक नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई भी हेडिंग नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान है। यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर जो हमने दिया था 1 वो हमारे पास है और वो रो के स्टार्ट में है। और यहाँ पर हमारे पास लाहौर, कराची, कोयटा जो है वो उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर शो हो रहा है। अब इसको मज़ीद एडवांस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को दोबारा से कॉपी करके एक और दफ़ा भी पेस्ट कर देता हूँ और एक और दफ़ा भी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसको 3 दफ़ा पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ तो यहाँ पर आपको देखें 3 दफ़ा वो यहाँ पर डेटा शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, और वो क्या नोटिस करना है कि ये जो आपकी हेडिंग्स हैं ये आपको बोल्ड फॉर्म में नज़र आ रही हैं, ये जो हेडिंग्स हैं जो आपने TH के टैग्स में डिफाइन की थी। और TD का जो डेटा था वो बेसिकली आपको एक नॉर्मल फॉन्ट में नज़र आ रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि जब भी आप TH के नाम से कोई भी चीज़ आप यहाँ पर पेश ऐड करेंगे तो वहाँ पर उस चीज़ को वो एज अ हेडिंग रीड करेगा, और हेडिंग में उसकी फिर जो फॉन्ट साइज होगा वो बोल्ड कर देगा ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सके डेटा के अंदर और
हेडिंग के कॉलम्स के अंदर या हेडिंग की वैल्यूज़ के अंदर। अब अगर हम इसको देखें कि इसके अंदर मजीद हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ तक तो हमने बात की डेटा आप ऐड कैसे करते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो मेरे पास हेडिंग्स थी, जो हेडिंग वाली रो थी, उसको मैं चाहता हूँ कि सेपरेट कर दूँ। जो मेरे पास डेटा वाला पोर्शन था उसको मैं चाहता हूँ एक सेपरेट पोर्शन में कर दूँ, और जो मेरे पास एक थर्ड पोर्शन है जिसके अंदर हम लोग फुटर वगैरह डिफाइन करते हैं उसको मैं चाहता हूँ कि सेपरेट कर दूँ। तो वो कैसे होगा, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो टी बॉडी है, टी हेड है बेसिकली, उसके अंदर मेरे पास जितनी भी हेडिंग्स थी वो आप सब इनक्लोज कर दो। तो जो टी हेडिंग्स थी उसके अंदर मैंने टी हेड के अंदर जितनी भी मेरे पास टेबल की हेडिंग्स थी, कॉलम्स जितने भी थे, उन सब की जितनी भी हेडिंग्स थी वो सब मैंने टी हेड के अंदर इनक्लोज कर दी। इसका वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको वहां पर नजर तो नहीं आएगा ये टी हेड का टैग वगैरह, बट ये आपकी एसईओ वगैरह के अंदर, एचटीएमएल के अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करता है। अब जो मेरा डेटा था जो कि मैंने ये सब यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, इसको मैं कहता हूँ कि ये बॉडी के अंदर इसको एक साथ आप क्लोज कर दो। तो ये मैंने इसको बॉडी के टैग के अंदर, टी बॉडी के टैग के अंदर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो मेरे पास ये सब डेटा था, मैं यहाँ पर जो मेरे पास आखिरी रो थी उसके बाद मैं यहाँ पर एक टी बॉडी का यूज कर देता हूँ टैग, और मैंने ये सारा डेटा जो है टी बॉडी के टैग में क्लोज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक टी फुटर भी हो जिसके जो कि इस सब को यानी कि एक बॉटम में आप देखते होंगे टेबल्स के बॉटम में कि आपको कोई वहाँ पर नोट दिया हुआ है या कोई ऐसे रिमार्क्स दिए हुए हैं, तो वो कैसे होते हैं। सो मैं यहाँ पर एक टी फुट के नाम से एक टैग क्रिएट करता हूँ। मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग उसका क्रिएट किया, और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यस। अब टी फुट के अंदर जो है मैं दोबारा से अपनी रो को बताऊंगा, तो मैं दोबारा एक टी आर का टैग क्रिएट करता हूँ। अब इससे हमने बता दिया कि ये एक रो एक्वायर करेगा, और उस रो के अंदर अब मैं बताता हूँ कि मेरे पास डेटा क्या आएगा। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ टी डी जो है वो मैं कहता हूँ कि एच टी एम एल सीरीज टेबल्स। तो मैंने यहाँ जो है ये प्रेजेंट कर दिया। अब मैंने ये जैसे ही राइट किया, अब मैं जहाँ पर जैसे जाकर इसको सेव करूंगा, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर HTML सीरीज टेबल्स शो हो रहा है, और ये किस रो में शो हो रहा है, किस कॉलम में शो हो रहा है, ये बेसिकली ये जो 1 के सीरियल नंबर हमारे पास चल रहे हैं इनके इस कॉलम, इस सेल में ये शो हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो है ये इस सेल में शो ना हो, ये बेसिकली इन सब सेल्स के अंदर ये शो हो, ना कि सिर्फ एक के अंदर शो हो। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक एट्रीब्यूट आता है टी डी के अंदर बेसिकली, और वो क्या करता है, वो आपके उस पर्टिकुलर सेल को स्पैन कर देता है मल्टीपल सेल्स के अंदर। किस तरह से, अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने इसको स्पैन करना है, मैंने यानी कि मैंने इसी सेल को एक्सटेंड कर देना है मल्टीपल सेल्स के अंदर, मतलब ये जो मल्टीपल सेल्स वहाँ पर हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं वो एक ही सेल के अंदर आकर स्क्वीज हो जाए। तो मैं कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट यूज करूंगा, और इसके अंदर मैं बता दूंगा कितने नंबर ऑफ सेल्स को मैं चाहता हूँ कि उसकी एक्सेसिबिलिटी हो। लेट्स से मैं यहाँ पर कहता हूँ 4। अब मैंने जैसे इसको 4 किया, अब अगर मैं ब्राउजर में जाऊँ, रिफ्रेश करूं, तो देखिए जो हमारा HTML था, ये जितने भी हमारे पास सेल्स थे, ये 4 सेल्स थे, इन सब 4 सेल्स तक को ये एक्वायर कर रहा है। हालांकि हमने एक जगह एक सेल के अंदर वैल्यू प्लेस की थी, एक TD के टैग के अंदर वैल्यू प्लेस की थी, लेकिन वो जो है तमाम सेल्स के ऊपर जाकर उसने वो उसको एक्सटेंड करके प्रेजेंट करा है हमारे टेबल्स के अंदर। अब किस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल स्पैन में बताया उसको एट्रीब्यूट के अंदर कि उसकी जो सेल्स वो एक्वायर करेगा वो 4 करेगा, तो इसलिए उसने कॉलम वाइज उसने 4 सेल्स एक्वायर कर लिए। सो ये हमारे पास कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट यूज होता है। अगर आप किसी भी सेल को एक्सटेंड करना चाहते हैं कॉलम वाइज, तो आप कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट दें और उसके अंदर वैल्यू प्लेस कर पुट कर दें जितने नंबर ऑफ सेल्स आप चाहते हैं कि वो एक्वायर करे अपने उसी एक सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा मजीद खूबसूरत बनाने के लिए, टेबल को हम टेबल के अंदर देखते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। तो टेबल के अंदर पहला एट्रीब्यूट यूज होता है बॉर्डर का, जिसके अंदर आप अपने टेबल के बॉर्डर्स बता देते हैं। तो मैं इसके बॉर्डर जो है 2px बता देता हूँ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो हमारा जो टेबल है उसके अंदर बॉर्डर्स आ गए, हमारे जो सेल्स हैं वो बॉर्डर उनके अंदर आ गए। और यहाँ पर देखें जो हमारे पास HTML सीरीज का टेबल था वो बेसिकली एक ही बॉर्डर के अंदर आपको शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सारे सेल्स को एक ही सेल के अंदर आकर स्क्वीज कर दिया। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा क्या शो होता है। अब हम यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट यूज होता है। तो मैं सेल पैडिंग का जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि 100। अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर। अब सेल पैडिंग के अंदर जो है वो आपके सेल्स के जो है वो बेसिकली पैडिंग, अब यहाँ पर हमने 100 पेज दिया था तो क्या हो रहा है,
कि जो आपकी वैल्यू है उससे आपका जो सेल का बॉर्डर है उस तक कितनी आपकी पैडिंग है, बेसिकली कितना आपका वहां पर डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो उसने उस हिसाब से उसका डिस्टेंस यहाँ पर मैनेज कर लिया। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ दिखाने के लिए, मैंने आपको यहाँ पर 100 किया। लेट्स से मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि 20 इज इनफ। और मैं अगर अब इसको रिफ्रेश करूं तो हमारे जो टेबल था वो, उसके जो सेल था उस सेल के अंदर वैल्यू और उस सेल के बॉर्डर के बीच में 20 px की बेसिकली हमारे पास पैडिंग आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन सेल्स के बीच में भी स्पेसिंग मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन सेल्स के बीच में स्पेसिंग हो, एक सेल थोड़ा दूसरे सेल से थोड़ा सा फासले पे हो। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ सेल, और मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज करता हूँ सेल स्पेसिंग का। तो जैसे ही मैं अब इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू पास करूंगा, लेट से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 5, और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, अब रिफ्रेश करूं, तो हमारे जो सेल्स थे उनके बीच में देखिए गैप आना स्टार्ट हो चुका है। तो सेल स्पेसिंग क्या करता है, आपके एक सेल और दूसरे सेल के बीच में गैप क्रिएट कर देता है। सो इस तरह से हमारे जो टेबल्स होते हैं उनके अंदर हम सेल स्पेसिंग यूज करके अपने सेल्स के बीच में गैप्स क्रिएट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास पहला कॉलम था उसके अंदर ये जो पहला सेल है ये सारे सेल्स को एक्वायर कर ले, मतलब जितने भी 111 शो हो रहे हैं इन सब सेल्स को वो एक्वायर कर ले। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे रो स्पैन यूज करना होगा, क्योंकि देखिए ये रो फॉर्म में एक्वायर करना चाह रहा है, ये 3 रो के सेल्स को एक्वायर करना चाह रहा है, ना कि कॉलम के सेल्स को। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा रो स्पैन का एट्रीब्यूट। कहां पर, अपने इस टैग के अंदर जो मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये स्पैन हो। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ रो स्पैन, और रो स्पैन के एट्रीब्यूट के अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 3। अब जैसे ही मैंने 3 पास की तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ऑल राइट, सो यहाँ पर हमारे पास क्यों नहीं हो रहा, रोज पेन हमने टी एच पास किया, ओके। सो ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पर हमने उसका टी हेड दिया था, वो उसको सेपरेट कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इस टी एच में पास कर देता हूँ, और वहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू थी हम उसको भी एलिमिनेट कर देते हैं, और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो सेल था टी बॉडी के अंदर, जो हमारे पास पहला सेल था उसने 2 रोज को एक्वायर कर लिया। 2 रोज में जो उसके सेल थे उसके नीचे जो सेल था एक और, उसको उसने एक्वायर कर लिया। तो कॉलम स्पैन में क्या हो रहा था, हमारे पास वो हॉरिजेंटली सेल्स को एक्वायर कर रहा था, रो स्पैन के अंदर वो वर्टिकली सेल्स को एक्वायर कर रहा है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर एक और टी डी का टैग भी एक और रो के अंदर डिफाइन किया होता, तो इसलिए उसने उसको पुश कर दिया फॉरवर्ड। बट अगर मैं उस टैग को खत्म कर दूं तो हमारे पास ये नॉर्मल हो जाएगा। किस तरह से, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। तो अब अगर हम जाकर इसको ब्राउजर में देखें तो हमारे पास ये नॉर्मल हमें नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास अब नॉर्मल क्रिएट हो चुका है सारा। तो इस तरह से हमारे पास रो स्पैन के टैग जो है वो वर्क करता है, वो आपके वर्टिकली आपके सेल्स को एक्वायर करता है जो आप उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे, और कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट आपके हॉरिजॉन्टली सेल को एक्वायर करता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं टेबल के अंदर एक कोई कलर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बी जी कलर का एट्रीब्यूट यूज करूंगा, जो कि इस वक्त HTML ने डेप्रिशिएट कर दी क्योंकि ये CSS के अंदर हम यूज करते हैं। लेकिन बताने के लिए मैं यहाँ पर रेड पास कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूँ तो हमारा जो टेबल होगा उसका कलर इस वक्त रेड हो चुका है। तो अगर आपने कोई कलर रखना है अपने टेबल का, कंप्लीट टेबल का, तो आप उसके लिए BG का टैग पास कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर रो का कलर फॉर एग्जाम्पल आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर BG डिफाइन कर दें। और यहाँ पर आप BG फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे येलो हम कर देते हैं इसको। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारी जो रो होगी वो येलो फॉर्म में हो जाएगी हमारे पास। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये जो रो थी ये इस वक्त येलो फॉर्म में हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेल जो है वो कोई कलर डिफरेंट कलर में शो हो, तो आप उस सेल के TD के टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज कर दें बैकग्राउंड कलर का, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो ये है एक बेसिक वर्किंग कि हम किस तरह से अपने टेबल्स वगैरह को शो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट भी था, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि विड्थ का एट्रीब्यूट। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टेबल्स की विड्थ बताना चाहता हूँ कि वो इतने एरिया पर उसकी एक्सटेंशन हो सके, वो इतनी एक्सटेंड हो सके हॉरिजॉन्टली, सो यहाँ पर मैं कहता हूँ 300। तो जैसे मैं अब इसको सेव करता हूँ तो हमारे जो टेबल्स होंगे वो बेसिकली एक्सटेंड हो जाएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर फिलहाल वो नहीं वर्क कर रहा, क्यों नहीं वर्क कर रहा हम देखते हैं। ऑलराइट, तो हम इसके अंदर एक वैल्यू चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, सो हमारे पास वो 300 के अंदर उसी वो ऑलरेडी 300 में था। तो लेकिन जैसे हमने उसको 500 px किया तो वो मजीद हॉरिजेंटली जो है एक्सटेंड हो गया, उसके टेबल जो है टेबल पूरा कंप्लीट एक्सटेंड हो गया। तो अगर आप टेबल की रीसाइजिंग करना चाहते हैं कंप्लीट टेबल की, तो आप विड्थ का एट्रीब्यूट यूज करके भी कर सकते हैं, हाइट का एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट
HTML टेबल्स किस तरह से बनते हैं, उनके अंदर बेसिक क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। मज़ीद अगर आप एट्रीब्यूट्स देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारे पास जो यहाँ पर बुक शेयर की थी उसके अंदर मज़ीद डिटेल में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। हम यहाँ पर चलते हैं टेबल के फॉर्मेट के अंदर, और ये टेबल का जो है बुक है, यहाँ पर जो चैप्टर है इसके अंदर आपको कंप्लीट टेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, टेबल्स में क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। सो ये एक डीप टेस्ट था टेबल्स के हवाले से। और मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी दिखाता चलूँ। अगर मैं यहाँ पर home.html करूँ तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पीरियोडिक टेबल क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने उसकी विड्थ जो है 1000 पिक्स रखी हुई है, सेल पैडिंग दी हुई है, बॉर्डर दिया हुआ है, और हर सेल के अंदर मैंने जो है एक बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है उस सेल के मुताबिक। अगर मैं जाकर इसको अब इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ मैं अपने ब्राउज़र में शो करने के लिए, और अब अगर हमें यहाँ पर जाएं तो देखिए हमारे पास ये एक पीरियोडिक टेबल क्रिएट हुआ है। और देखिए ये जो चीज़ थी, देखिए मैंने यहाँ पर एच लिखा और यहाँ पर हीलियम हमारे पास यहाँ पर आता है। तो बीच में हमारे पास जितनी भी कॉलम्स थे, हमने क्या किया, हमने एक ही सेल को मल्टीपल कॉलम्स पर स्पैन कर दिया, एक्सटेंड कर दिया हॉरिजेंटली। तो हमने कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट यूज़ किया और उसकी वैल्यू क्या पास की, 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से मतलब ऑलमोस्ट 10 या 11 हमने उसकी वैल्यू पास की। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमने हीलियम एच कहाँ पर यूज़ किया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर हमने TD का एक हमने क्रिएट किया था सेल, और उस सेल का जो कॉल स्पैन था वो हमने 16 कॉलम्स पे पास किया कि ये जो सेल है ये 16 कॉलम्स तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो वो उसने उसको एक्सटेंड कर दिया 16 कॉलम्स तक। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली आर टेबल वर्क। और इसके अंदर आप ये पीरियोडिक टेबल बनाएं और थोड़ा सा इसके प्रैक्टिस करें, इसके अंदर देखें, उसको एग्जैक्टली बनाने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप अपने एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। सो इज़ देयर एनी क्वेश्चन इन दिस टेबल ट्यूटोरियल? सो आप मुझे मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद हम अपने फॉर्म्स को थोड़ा सा लाइटर टच देंगे कि फॉर्म्स बेसिकली होते क्या हैं, और हम कंक्लूड करेंगे आज का अपना सेशन। तो फॉर्म्स हम अपनी HTML के अंदर, हम वेबसाइट्स के अंदर देखते हैं, आप बहुत तरह के फॉर्म्स फिल करते हैं, मुख्तलिफ तरह के होते हैं। किसी के अंदर आपसे यूज़र एड्रेस मांगा जाता है, किसी में आपसे ईमेल मांगा जाता है, किसी में पासवर्ड, किसी में कोई सिलेक्ट का ऑप्शन मांगा जाता है। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, मल्टीपल इनपुट्स मांगे जाते हैं। तो फॉर्म्स क्रिएट कैसे होते हैं? सो फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए भी हम अपने HTML को बताते हैं कि हमें कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए, वो बिहाइंड द सीन्स फिर उसको ऐसा उसी तरह एडजस्ट कर लेता है। तो बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर्म का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ। अब मैंने बता दिया कि ये जो फॉर्म के टैग्स हैं इनके अंदर मैं अपना फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ। अब फॉर्म जब मैंने इसको बता दिया तो यहाँ पर फिलहाल कुछ भी नहीं होगा, जस्ट मैं इसके अंदर ये एक इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड कर देगा फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए। अब फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट जो है, दो एट्रीब्यूट चीज होते हैं। एक एक्शन का एट्रीब्यूट यूज होता है मेनली एट दिस स्टेज, और एक्शन के एट्रीब्यूट में हम क्या बताते हैं, अपने उस बैकएंड का एड्रेस बताते हैं जिसकी तरफ हम अपना फॉर्म को भेजना चाहते हैं। यानी कि जब यूजर सबमिट पर क्लिक करे तो हम उसको उस फॉर्म को सबमिट जहाँ पर करवाना चाहते हैं वहाँ उस चीज जगह का हम पाथ बताते हैं। और कुछ भी हो सकता है, आपका जो भी बैकएंड सर्वर होगा आप उसका यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और मेथड होता है, एक मेथड जिसको हम एट्रीब्यूट मेथड के एट्रीब्यूट से हम प्रेजेंट करते हैं। और उसके अंदर वो दो तरह के मेजर जो वैल्यूज होता है वो एक्सेप्ट करता है। एक होती है गेट वैल्यू, एक होती है पोस्ट वैल्यू। अब गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो आप इनपुट टैग्स देखते हैं, आपसे फॉर एग्जांपल यूज़र एड्रेस मांगा जाता है, आपका नेम मांगा जाता है, ईमेल एड्रेस मांगा जाता है, या पासवर्ड मांगा जाता है। तो कुछ भी कोई भी चीज़ मांगी जाती है तो वो एक इनपुट के टैग से वो हम क्रिएट करते हैं। किस तरह से, इनपुट का जो टैग है वो भी सेल्फ इनक्लोजिंग टैग है, उसके कोई हमें क्लोजिंग टैग देने की जरूरत नहीं होती। और इनपुट यहाँ पर हम जस्ट लिखेंगे और हम उसको क्लोज कर देंगे। अब हमने ये जस्ट एक इनपुट का हमने टैग बना लिया। मैं क्या क्या काम करता हूँ, मैं इसको सेव करके एक दफ़ा ब्राउजर में जाता हूँ और देखता हूँ कि हमारे पास क्या यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ब्लैंक सा एक टैग बन के हमारे पास ये एक आ रहा है। ये एक शो हो रहा है हमारे पास, इनपुट की जगह शो हो रही है जहाँ पर हम अपने इनपुट वगैरह यूज़र ऐड कर सकता है। लेकिन हम कैसे बताएंगे अपने HTML को कि यहाँ पर यूज़र कौन सा इनपुट ऐड कर सकता है? तो उसके लिए हमारे पास HTML हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनपुट प्रोवाइड करता है कि कौन सी टाइप इनपुट की यहाँ पर यूज़र जो है आपको यूज़र से चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो है मुझे कोई चेक बॉक्स में क्रिएट करना चाहता हूँ तो वो भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि यूज़र मुझे डेट दे तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे यूज़र ईमेल एड्रेस दे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ईमेल का टैग यहाँ पर टाइप उसकी डिफाइन कर देता हूँ। और मैं अगर अपने ब्राउजर में जाऊँ, इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। तो मैं जैसे ही अब यहाँ पर बाहर आ गया, अब मैं दोबारा यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा, तो यहाँ पर मुझे वो एक
पॉपअप शो कर रहा है और उसमें क्या बता रहा है, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट ऑफ इन द ईमेल एड्रेस। वाई? बिकॉज ईमेल एड्रेस जो है वो आपका इस साइन के बगैर जो है वो नहीं बन सकता। अब देखिए इसके अंदर हमने कोई वैलिडेशन ऐड नहीं की, ये एक बेसिक लेवल की वैलिडेशन है जो कि हमें HTML ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है जस्ट बाय प्रोवाइडिंग एट्रीब्यूट टाइप। और टाइप के अंदर जैसे आप एट्रीब्यूट वैल्यू पास करेंगे ईमेल की, तो वो आपको ईमेल की टाइप दे देगा, रिटर्न कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मुझे पासवर्ड का इनपुट चाहिए, यानी कि जब यूज़र पासवर्ड एंटर कर रहा हो तो उसको उसका पासवर्ड, जिस तरह हम देखते हैं हमारे पास डॉट्स आ रहे होते हैं और पासवर्ड जो हम एंटर कर रहे होते हैं वो बेसिकली उनकी जगह पर हमें डॉट्स दिखा रहा हो। तो किस तरह से, अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड की वैल्यू पास कर दूंगा अपने टाइप के अंदर, तो अब मैं अगर ब्राउज़र में जाऊँ और रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास देखें मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे वो वैल्यू नहीं दिखा रहा, वो बेसिकली उसके यहाँ पर कोड दिखा रहा है जो कि डॉट्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पर, मेरे पास वो एक साइन भी दे रहा है शो करवाने का, जैसे मैं शो करवाना चाहता हूँ तो वो शो भी करवा सकता हूँ उसको, अगर मैं यहाँ पर नहीं करवाना चाहता तो वहाँ पर उसको शो हाइड भी कर सकता हूँ मैं उसको। सो देखिए हमारे पास यहाँ पर टाइप के अंदर वो आपको पासवर्ड का भी प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नंबर हो, मैं नंबर भी ऐड कर सकता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो जस्ट नंबर्स को यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। आप यहाँ पर 3 4 5 कुछ भी दें वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर आप नंबर के अलावा कोई भी चीज़ पास करेंगे, कोई स्पेशल कैरेक्टर पास करेंगे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वो डेट हमें शो करे, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वो डेट की हमें फॉर्मेटिंग शो करे और डेट हमारे पास पिक करने का मेथड है मेरे, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने डेट पिक करनी है, वो आपको कैलेंडर बकायदा पूरा प्रोवाइड कर रहा है, आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कैलेंडर प्रोवाइड किया जा रहा है, आप कैलेंडर से एक्सेप्ट करें, आपकी डेट को वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली एंटर कर देगा। तो यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है जब भी मैं सबमिट करता हूँ, वो क्वेश्चन मार्क किस चीज़ का है। आप अगर अपने URLs वगैरह में जाकर देखें तो वहाँ पर जब भी आप कोई यूट्यूब वगैरह का या कोई भी URL वगैरह खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ डेटा ऐसा होता है जो आप एंटर करते हैं तो वो वहाँ पर URL में क्वेश्चन मार्क के आगे उसकी वैल्यू और इक्वालिटी के साइन के बाद वो डेटा शो हो रहा होता है। तो वो सारा डेटा जो है आपका उस ब्राउजर के URL में शो हो रहा है। अब ये जो है ये प्राइवेसी इसका मतलब नहीं हुई, इसका मतलब आपकी जो प्राइवेसी है वो इस वक्त ब्रीच हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका जितना भी पर्सनल डेटा था वो आपके ब्राउजर के यहाँ पर सर्च बार में शो होना स्टार्ट हो चुका है, उसी के वेबसाइट के डोमेन के सामने। तो पोस्ट का मेथड क्या करता है, आपके उस सारे डेटा को हाइड कर देता है। तो बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि जब भी आप कोई लॉगिन करते हैं तो आपका डेटा जो है वहाँ पर ब्राउज़र में शो नहीं कर रहा होता, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जैसे ही आप किसी वेबसाइट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो ईमेल एड्रेस वगैरह होता है वो आपका यहाँ पर आपको शो होना, आपको उसके डोमेन के सामने शो होना स्टार्ट हो चुका होता है। तो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि वहाँ पर कुछ जगहों पर उन्होंने गेट का मेथड यूज़ किया होता है और कुछ जगहों पर उन्होंने पोस्ट का मेथड यूज़ किया होता है। सो दिस इज बेसिकली हाउ फॉर्म्स वर्क, उनके फॉर्म्स के क्रिएट कैसे करते हैं, फॉर्म के अंदर इनपुट का टाइप क्यों यूज़ होता है, जो उसके अंदर चेक बॉक्स वगैरह रेडियो बटन्स वगैरह थे वो हम आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर जब कंप्लीट एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा किस तरह से वर्क करते हैं। सो यहाँ पर हमने अपने ट्यूटोरियल के अंदर देखा इमेजेस किस तरह प्लेस करते हैं, उनकी अलाइनमेंट किस तरह से होती है, टेबल्स किस तरह से हम बना सकते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा कि हमारे पास फॉर्म के अंदर कितनी टाइप्स की इनपुट फील्ड्स होती हैं और क्यों हमें होती हैं। हमने सारी तो नहीं देखी, लेकिन बेसिक जो फील्ड्स थी वो हमने यहाँ पर देख ली इस ट्यूटोरियल के अंदर। सो आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे HTML को जल्दी कवर करें, क्योंकि जो मेजर चीज़ जहाँ से बूटकैम्प बेसिकली हमने स्टार्ट करना है और जिसका मैं भी डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ वो है जावास्क्रिप्ट। All right, so everything is clear, no questions. Allah Hafiz. And okay, so we have one chat. Okay, so Maulana, you are welcome. So no other questions. Allah Hafiz. We'll see you in the next tutorial day after tomorrow. Till then, practice and access this book. So Allah Hafiz. Take care.